हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक जियोपॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने वाले हैं और वो भी थोड़ा कैंडिड वे में। तो जनरली हम डिफेंस की बात करते हैं, पर ये चीज़ हमने पास्ट में भी रिपीट करी है कि ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं ये कई चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इन पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफेंस की बातें भी हम करते हैं, चाहे जॉइंट कोऑपरेशन हो, डिफेंस डील्स हो, इन सब पर भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज का सिचुएशन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस सिचुएशन को समझना यहाँ पर ज़रूरी है और इस पर बात करना भी ज़रूरी है। तो दशकों से इंडिया द्वारा कनाडा को खालिस्तान के मुद्दे पर सेम पेज पर लाने की कोशिश करी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये रेडिकल ग्रुप है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है ये कैनेडियन सॉइल पे करता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को इन पर एक्शन लेना चाहिए। और यहाँ पर सरप्राइज की बात यह है कि इनके द्वारा पहले ही एक बड़ा आतंकी हमला करा जा चुका है जिसमें मैक्सिमम कैनेडियंस की जान गई थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग की, जिसमें 329 फैटेलिटीज थी और इसमें से मैक्सिमम 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे। और सरप्राइज की बात यहाँ पर यह है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस को ये पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन ट्रायल के बाद भी जो मेन एक्यूज था उसे पैरोल पर छोड़ दिया गया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत सिंह रियात की। तो इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने खालिस्तानी रेडिकल्स पर लगाम नहीं लगाई। जितने भी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हुए खालिस्तान के नाम पर, सबके सब अलाउ किए गए, भले ही ये वायलेंट प्रोटेस्ट हों, भले खालिस्तानी एलिमेंट्स द्वारा वायलेंस की वार्निंग दी जा रही हो इंडियंस के अगेंस्ट में, ये सब कुछ अलाउ किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। इवन इंडिया में भी खालिस्तानी एलिमेंट्स द्वारा अगर पॉलिटिशियंस को टारगेट किया गया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कनाडा में स्थित अगर किसी खालिस्तानी ने ली तो उसको भी इग्नोर कर दिया गया। इंडिया ने कई बार इस चीज़ की वार्निंग दी। इवन खालिस्तान का रेफरेंडम भी कनाडा के सॉइल पर कराया गया, जिसको अलाउ करना खुद में काफ़ी गलत है और एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट में ये कोई कंट्री अलाउ नहीं करेगी। हमारे रिलेशंस चाइना से इतने ख़राब हैं, तब भी तिब्बती जो प्रोटेस्ट करते हैं चाइनीज़ एम्बेसी के सामने, उनको हमारे द्वारा रोका जाता है। पर अगर आप कनाडा की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं ये कैनेडियन गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और जो कैनेडियन पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा वैल्यू रखती है इनके फॉरेन रिलेशन से। स्पेशली अगर हम बात करें करंट प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, तो अगर आप फॉरेन अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि कनाडा की वैल्यू इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। चाहे ये नेटो के अंदर ही हो, चाहे ये G20 के अंदर हो, चाहे ये G7 के अंदर ही क्यों ना हो, क्योंकि कनाडा बोलने के सिवाय टेबल पर और कुछ नहीं लाता है। इनका कंट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा कम है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि नेटो के स्पेंडिंग टारगेट को मीट नहीं कर पा रही है, तो नेटो में भी इनका रेलेवेंस कम होते जा रहा है। ये लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं। G20 में हमने देखा ही जो मेजर मीटिंग्स हुई हैं उसमें कनाडा को एक्सक्लूड किया गया। इवन जो बायोफ्यूल अलायंस बना जिसमें कनाडा भी एक पार्ट है, वहाँ भी जस्टिन ट्रूडो को इंक्लूड नहीं किया गया था इस अलायंस की लॉन्चिंग में। इवन जो गाला डिनर हुआ था G20 के दौरान, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो द्वारा अपनी शक्ल नहीं दिखाई गई थी। तो एक तरीके से G20 को जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के लिए ह्यूमिलिएशन माना गया, क्योंकि यहाँ पर खालिस्तान के मुद्दे पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया और कनाडा में डोमेस्टिकली भी जस्टिन ट्रूडो की काफ़ी बेइज्जती हुई इस चीज़ की वजह से। इवन लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी यहाँ पर इस बात पर जस्टिन ट्रूडो को आड़े हाथों लिया। तो एक खालिस्तानी लीडर था हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इंडिया में मोस्ट वांटेड था। इवन इंटरपोल की लिस्ट में भी था, जिसको लेकर इंडिया ने कंसर्न जताई थी कनाडा से, पर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। अल्टीमेटली किसी ने हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी। तो इस चीज़ को लेकर कनाडा में जो खालिस्तानी हैं उन्होंने ये एक्यूज करना चालू कर दिया कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने कराया है और इंडिया के डिप्लोमेट्स को उनके द्वारा टारगेट करना चालू कर दिया गया, जिस पर शुरुआत में कनाडा की गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। खैर ये एलिगेशन थे, प्रूवन नहीं थे और आज तक प्रूवन नहीं है। कनाडा में भी गैंग वॉर चलती है और आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निज्जर को गोली 18 जून को मारी गई थी। अभी सितंबर चल रहा है, इतने महीने से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जस्टिन ट्रूडो के इंडिया आने से पहले यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन जब इंडिया से ह्यूमिलिएट होकर जस्टिन ट्रूडो वापस गए, तब उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि ऐसा लगता है कि इंडियन स्टेट इन्वॉल्व थी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को लेकर, जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने बयान दिया इनके पार्लियामेंट में। और इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जोली, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं इंडियन स्टेट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट था एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन से।
जिस पर बेस्ड होकर इन्होंने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया। तो अब ये सवाल पूछने वाली बात है कि क्या कोई स्टेट ऐसे एक्ट करता है कि जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें अभी तक आपको सबूत नहीं मिल रहे हैं, खाली इंडिकेशन मिले हैं, उस पर बेस्ड होकर आप किसी दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दें। इवन इंडिया द्वारा भी जब पाकिस्तान पर एक्शन लिया जाता है तो उन्हें पहले सबूत दिए जाते हैं कि ये देखिए ये सबूत है, इस पर बेस्ड होकर हम आप पर एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर बिना सबूत के इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया गया है, और वो भी तब जब आपके प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बेइज्जत होकर जाते हैं, क्योंकि मर्डर तो यहाँ पर जून में हुआ था। अगर आप इंडिया की विजिट से पहले ये स्टेटमेंट देते तो बात समझ में आती कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन हुई है, जहाँ पर आपने ये पाया है कि इंडियन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन जब आप यहाँ से ह्यूमिलिएट होकर जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इंडियन स्टेट का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। खैर, इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने भी यहाँ पर कड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि इंडिया भी कंसर्न है कैनेडियन डिप्लोमेट्स के इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे इन्वॉल्व होने पर और एंटी इंडिया एक्टिविटी के इन्वॉल्वमेंट पर, जिसके अंतर्गत इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है और जितने भी हाई वैल्यू डिप्लोमेट्स हैं उनको भी इंडिया से हटाया जा रहा है। बाकी कनाडा द्वारा और क्या किया जा रहा है कि वो अपने पार्टनर्स को इस बारे में बता रहे हैं, जिसमें यूएस, यूके और फ्रांस शामिल हैं, जहां वो ये बता रहे हैं कि इंडिया द्वारा उनके सॉइल पे एक कनेडियन को मारा गया है। ऑल्दो ये एक मोस्ट वांटेड कनेडियन था, वो बात अलग है, इसको शायद वो डिस्कस ना करें। तो एक तरीके से उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि अपने पार्टनर्स को इंडिया के अगेंस्ट में लाया जाए। तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हों, ये इंश्योर करने में कनाडा का जो योगदान है वो जीरो रहा है, पर खराब करने में वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका योगदान कुछ हो। तो इंडिया को भी कनाडा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ से ना कुछ आता है, ना वर्ल्ड में ही जियोपॉलिटिकली उनकी कुछ खास वैल्यू है। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इंडिया के रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है चाइना को टैकल करने के लिए, इसलिए अमेरिका द्वारा इंडिया के साथ मिलकर कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया जा रहा है। फ्रांस द्वारा भी आगे बढ़कर इंडिया के साथ रिलेशन को मजबूत किया जा रहा है। बाकी यूके द्वारा भी ट्रेड टॉक्स को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया की वजह से इन कंट्रीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो क्योंकि कनाडा इनका एलाय है तो हो सकता है नपे तुले स्टेटमेंट जो है इन कंट्रीज से आए, पर इंडिया के साथ उन कंट्रीज़ के रिलेशन जो है इससे अफेक्ट नहीं होंगे, इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो जो कनाडा का पॉलिटिकल सिनेरियो है इंटरनली, उसमें कैनेडियन पॉपुलेशन जो है जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। तो इंडिया में जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था तो इसके अगेंस्ट में ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट को खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन जब कनाडा में ट्रकर्स का प्रोटेस्ट हुआ था तो इमरजेंसी लगा दी गई थी। इवन कई एक्टिविस्ट को लंबे समय के लिए जेल में डाला गया खाली बयान देने के लिए। तो इस हिपोक्रेसी को कनाडा की जनता समझ रही है और मोस्टली वो जस्टिन ट्रूडो की हरकतों से वाकिफ है, और इवन कनाडा में ही जस्टिन ट्रूडो को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। बाकी कनाडा में जो इन्फ्लेशन है ये रिकॉर्ड हाई पर है और जो वहाँ की जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंटरनली ध्यान भटकाने के लिए भी, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए भी इंडिया पर चीज़ों को डालकर सिचुएशन डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही हो, जो कि एक्चुअली बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है अगर हम इस चीज़ को कनाडा एज अ कंट्री देखें। क्योंकि बाकी कंट्रियों को दिख रहा है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है और वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वहीं पर कनाडा की जो गंगा है वो उल्टी बह रही है। कुछ ही दिनों पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट द्वारा भी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को स्कोल्ड किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा इंटरनल डिस्कशन को पॉलिटिकल गेन के लिए बाहर कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि इनके जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है तो ये शो करेगा कि कनाडा की वैल्यू अभी भी है, लेकिन अगर रिएक्शन काफ़ी लाइट आता है, कैलकुलेटेड आता है, तो इसका मतलब ये है कि इनके पार्टनर्स भी इनको सीरियसली लेते नहीं हैं। खैर, कनाडा में इलेक्शन है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा जस्टिन ट्रूडो वापस ना आए, तो हो सकता है चुनाव के बाद इंडिया कनाडा के रिलेशन सुधरे। बाकी जो इंडियन कनाडा में है उनके लिए यही कहना होगा कि वो अपने जिम्मेदार अभी खुद हैं, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले एडवाइजरी जारी करी थी। तो आप बिल्कुल रिजर्व रहें और ये रेडिकल खालिस्तानी हो सकता है अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि इनको संरक्षण कनाडा की गवर्नमेंट दे रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने आप को बचा कर रखें। बाकी इसके रिटेलिएशन में अब ये होने वाला है कि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं उनकी लगाम को इंडिया से खींची जाए, जिसके अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, इनके इंडिया आने के सारे कनेक्शन काटे जा सकते हैं और इनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज करे जा सकते हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है खालिस्तानी एक्ट करें, जिस पर हमारे नेशनलिस्टिक इंडियंस को कनाडा में संभल कर रहना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।